हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम लोग पूरा हीट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हीट चैप्टर। इसमें हम लोग का पहला चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 3 चैप्टर हम लोग का रहेगा। पहला चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज का क्लास बेसिक है। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बात करते हैं, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला बात कि हम लोग को समझना है हीट क्या होता है। हीट, ठीक है ना, हीट क्या होता है, हीट। उसके बाद हम लोग समझेंगे टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर, 2 चीज समझेंगे सबसे पहले हम, ठीक है ना। हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। हर बच्चा कुछ ना कुछ हीट के बारे में जानता होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर के बारे में जानता होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर के बारे में कभी सुना नहीं है, ठीक है ना, हीट के बारे में कभी सुना नहीं है। देखिए, हम लोग डिटेल में समझते हैं कि हीट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में हीट क्या होता है, ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग एकदम एक्चुअल में समझेंगे कि हीट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है और एक्चुअल में टेम्परेचर वर्ड का मतलब क्या होता है। फिर जब समझ जाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, टेम्परेचर स्केल्स पे बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला बात, हीट। हीट क्या होता है। कुछ बच्चा कहता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कुछ बच्चा कहता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। हीट क्या है तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये नहीं बोलना है, ये गलत है, ठीक है ना। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आपको थोड़ा डिटेल में, ठीक है ना, बात को एक्सप्लेन करते हैं कि हीट क्या होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम अपना हाथ को रगड़ते हैं, ठीक है ना, हम अपना हाथ को रगड़ते हैं तो क्या होता है, हाथ गर्म हो जाता है कुछ समय बाद, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप मान लेते हैं कि साइकिल को चला रहे हैं, आपका ब्रेक फेल हो चुका है तो साइकिल को रोकना है। एक ऐसा साइकिल चला रहे जिसका ब्रेक नहीं है साइकिल में, साइकिल को रोकना है। क्या करिएगा आप पैर से रोकिएगा। जब पैर से रोकिएगा तो पैर जब जमीन पर रखिएगा तो धीरे धीरे साइकिल रुकेगा, लेकिन जूता देखिएगा कि जूता गर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक रफ सरफेस समझते हैं, ठीक है ना। एक रफ सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट को हम, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास और ये एक रफ सरफेस है। रफ सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, ऐसे ही, ऐसे धक्का देकर छोड़ देंगे, ठीक है ना। ऐसे करके धक्का देंगे और धक्का देकर छोड़ देंगे। ये क्या होगा, धीरे धीरे करके रुक जाएगा और उसके बाद क्या होगा, देखिए गर्म हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको उठाइएगा, उसके बाद देखिए तो गर्म हो जाएगा। हीट प्रोड्यूस हो रहा है सब जगह। हाथ को भी लगड़ रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। साइकिल को जब हम रोक रहे हैं पैर से, ठीक है ना, तो वहां पर भी हीट का बात है, गर्म हो जाता है। यहां पर भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है। फिर जैसे अगर मान लेते हैं कि हम लोग देखते हैं कि 2 व्हीकल टकरा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक कार इधर से आ रहा है, एक कार इधर से आ रहा है, दोनों कार टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया कार का। तो एक्सीडेंट के समय देखते हैं क्या होता है कि मतलब दोनों कार मतलब टकराने के बाद देखिएगा तो बहुत ज्यादा हीट रहेगा, बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। देखते हैं कि आप सुनते होंगे कि एरोप्लेन जब टकराता है कि मान लेते 2 एरोप्लेन टकरा गया, ठीक है ना। एक एरोप्लेन इधर से आ रहा है, दूसरा एरोप्लेन इधर से आ रहा है। 2 एरोप्लेन जब टकराया तो टकराने के बाद वो इतना गर्म हो जाता है कि उसमें आग लग जाता है दोनों एरोप्लेन में, ठीक है ना। क्योंकि एरोप्लेन का रफ्तार बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। जब 2 एरोप्लेन टकराता है तो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि एरोप्लेन में आग लग जाता है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं, यहां पर कुछ हम एग्जांपल्स दे रहे थे कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब सोचिए, सबसे पहला मेरा सवाल है कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर हीट प्रोड्यूस हुआ तो इसका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कहां गया, ठीक है ना। या आप साइकिल को जब रोक रहे थे पैर से तो साइकिल के पास कुछ मैकेनिकल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था कि नहीं था। साइकिल चल रहा था, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सब कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी, इसका भी काइनेटिक, ये रुक गया, ठीक है ना। ये मान लेते कि यहां पर जाके रुक गया, इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। साइकिल भी चलते 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 एक समय आएगा रुक जाएगा साइकिल, तो उसका भी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया। जब 2 बॉडी टकराया, ठीक है ना, 2 एरोप्लेन का एग्जांपल लीजिए कि एक एरोप्लेन इधर से आ रहा है, दूसरा एरोप्लेन इधर से आ रहा है, दोनों टकरा गया। तो सोचिए इस एरोप्लेन के पास कितना भयानक एनर्जी था, इस एरोप्लेन के पास भी कितना भयानक एनर्जी था। दोनों के पास बहुत भयानक एनर्जी था, लेकिन दोनों आया टकराया और दोनों का एनर्जी खत्म हो गया। इसका भी काइनेटिक एनर्जी अब नहीं है,
इसका भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझ ही रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम को बोलते हैं। तो जितना भी बॉडी में कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी था, इसके पास ही मैकेनिकल एनर्जी था, एरोप्लेन के पास भी था, और साइकिल के पास ही मैकेनिकल एनर्जी था, ठीक है ना। तो ये सब जो मैकेनिकल एनर्जी है कहाँ जा रहा है, कहाँ नष्ट हो रहा है? ये जो मैकेनिकल एनर्जी है कहाँ नष्ट हो रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम पहले उठाए हैं, ठीक है ना, कि इस ऑब्जेक्ट को जब हम फेंकें, ऑब्जेक्ट जाके रुका तो इसका मैकेनिकल एनर्जी कहाँ गया? एरोप्लेन उड़ रहा था, क्रैश हो गया, उसका मैकेनिकल एनर्जी कहाँ गया? हीट तो उत्पन्न हुआ, ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस सब जगह हो रहा है, कहीं ना कहीं जगह हीट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी जा कहाँ रहा है? इसको आपको थोड़ा सोचना है डिटेल में, ठीक है ना। आपको माइंड पे प्रेशर डालिए, माइंड जोर लगाइए, ठीक है ना, उसको सोचिए। और जब इस सोचिएगा तो आपको ऐसा, ठीक है ना, फील होगा कि मैकेनिकल एनर्जी देखिए होता क्या है, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? जैसे अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये सब बात तो आपको मालूम है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे ना मैटर के बारे में, ठीक है ना। पार्टिकल्स होता है, मॉलिक्यूल से बनता है, एटम से बनता है, तो इसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स है, छोटा छोटा कण है, ठीक है ना। इसमें छोटा छोटा कण है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ऐसा हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं समझना है कि ये पार्ट बहुत पास पास है फिर दूर आ रहा है, ऐसा नहीं है, हमसे बन रहा है ऐसा, ठीक है ना। सब जगह मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सब जगह मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ ना कि ऑब्जेक्ट के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था, इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है ना। ये कुछ मोशन में था, ठीक है ना, उसके पास कुछ स्पीड था, ठीक है ना, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी मतलब था। तो जब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था और अचानक से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया। और जब हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, ठीक है ना, अब ये रुक चुका है, काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं है, तो जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी गया कहां? ये हम समझ रहे हैं कि हीट उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कहां गया इस ऑब्जेक्ट का? तो काइनेटिक एनर्जी कहीं गया नहीं है। इस पूरा ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये मॉलिक्यूल्स के पास गया है। ये जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है ना, ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बढ़ चुका है। अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बढ़ चुका है। ये मॉलिक्यूल्स आप पढ़े होंगे कि ये मॉलिक्यूल्स रुका हुआ नहीं रहता है, ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से रैंडमली मूव करता है, रैंडमली मोशन करता है। तो अब क्या होगा ना कि अब मोशन ज्यादा करेगा, इसके पास एनर्जी अब ज्यादा आ चुका है पहले से, पहले जितना एनर्जी था अब इसका एनर्जी बढ़ चुका है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी था, या हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट का मैकेनिकल एनर्जी कहां चला गया? तो इस मॉलिक्यूल्स में जाकर छिप गया, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी इसको बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बन गया, इंटरनल एनर्जी ऑफ, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स, इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया ये। तो कुछ हुआ नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, कहीं चला गया, नष्ट हो गया। ये ठीक है, इसका काइनेटिक एनर्जी चला गया, काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब क्या उसको बोलते हैं, डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी इसमें अब नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी खत्म हो गया। तो कहां खत्म हो गया? तो ये मैकेनिकल एनर्जी मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी पहले था, अब ये काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट का जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में जा चुका है, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इस ऑब्जेक्ट का इंटरनल एनर्जी बन चुका है अब, ठीक है ना, इस मॉलिक्यूल्स के पास चला गया, हर एक मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी अब जा चुका है, ठीक है ना, हर एक मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जा चुका है। और जब मॉलिक्यूल्स में एनर्जी जब आता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा, पूरा ऑब्जेक्ट का कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ हीट होता है। आप लोग ऐसा पढ़े होंगे, ठीक है ना, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, कि अगर मान लेते हैं कि ये सॉलिड है, ये मान लेते हैं सॉलिड है, ठीक है ना, मान लेते हैं बर्फ है, ये आइस है, ठीक है ना, ये आइस है। अब आइस को जब हम गर्म करेंगे, ठीक है ना, आग लगा देंगे ऐसा, ठीक है ना, आइस को गर्म करेंगे, आइस में क्या होगा कि आइस का जो मॉलिक्यूल्स है ये सटा सटा रहता है। ऐसा आप सब पढ़े होंगे 9th क्लास में, आइस का मॉलिक्यूल्स जो होता है सटा सटा रहेगा,
आइस का मोलिक्यूल सटा सटा रहता है थोड़ा। अब क्या होगा कि जब थोड़ा हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, ये हीट दे रहे हैं हम, ठीक है ना, हीट दे रहे हैं, तो जैसे ही हीट दे रहे हैं हम, ठीक है ना, ये क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर मान लेते ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर जा रहा है, और साथ में कुछ और प्रॉपर्टी आप पढ़ते होंगे अगर आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे तो, ठीक है ना, और भी प्रॉपर्टी पढ़ते होंगे कि ये, ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल्स है थोड़ा दूर दूर जाएगा और साथ में इसका एनर्जी बढ़ेगा। हीट करते हैं ना तो ये वाइब्रेशंस अब ज्यादा होगा, ये रैंडमली जो मोशन है ना ये ज्यादा मूव करेगा ऐसे, ये सब बात को आप पढ़ते थे, ये ज्यादा मोशन करेगा। बहुत डीप में समझा रहे हैं हम, ठीक है ना, एक बार समझ जाएगा तो फिर आपको दोबारा हीट और टेम्परेचर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो अगर मान लेते हैं कि हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि जैसे ही इस बात को पढ़े होंगे, रिलेट कर रहे हैं हम, जो आप पिछला बात पढ़े हैं और जो भी हम समझा रहे हैं इसको रिलेट करके, ठीक है ना, आपको धीरे धीरे हीट का और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपका माइंड में घुसेगा, आपको ध्यान से सुनना है। तो इस सब बात को आप जानते थे कि जैसे ही हम हीट करते हैं किसी चीज को, जब हम हीट करते हैं तो इसका पास एनर्जी कम है, अभी लेस एनर्जी है, इस मॉलिक्यूल्स के पास कम एनर्जी है, और जैसे ही हीट करेंगे इसके पास ज्यादा एनर्जी आएगा, जितना ज्यादा हीट करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी आएगा। तो ये सब बात तो आपको पढ़े हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम गर्म करते हैं तो उसका एनर्जी बढ़ता है, उसके जो अंदर का मॉलिक्यूल्स होता है उसका एनर्जी बढ़ता है, ठीक है ना, जैसे ही इसको हम गर्म करेंगे तो उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, उसका एनर्जी बढ़ेगा। इस सब बात को पढ़ चुके थे, बस इस एक पॉइंट को पकड़िए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है उसका एनर्जी बढ़ता है। अगर ये आप बात समझ गए हैं, ठीक है ना, तो यहीं से इस बात को हम पकड़े हैं और इस बात को समझा रहे हैं, इस बात को समझा रहे हैं कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, ठीक है ना, इस बॉक्स के पास कुछ पहले काइनेटिक एनर्जी था, अब एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही एक्सीडेंट हो गया हम कहेंगे ये तो रुक गया, एक्सीडेंट के बाद रुक गया, रुकने के बाद देखें हम गर्म हो गया, तो क्या मतलब इसका समझे हम, इसका मतलब क्या समझे, ठीक है ना, इसका काइनेटिक एनर्जी कहां गया, इसका काइनेटिक एनर्जी हीट बन गया, इसका क्या मतलब है, इसका काइनेटिक एनर्जी अब नहीं है और यहां पर ये गर्म हो चुका है, इसका मतलब है कि अब काइनेटिक एनर्जी नहीं है और गर्म हो गया, इसका मतलब ये समझना है कि इसका मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ चुका है, ठीक है ना, इसका मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ चुका है, मॉलिक्यूल्स का जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ चुका है, ठीक है ना, इसका जो मॉलिक्यूल्स है उसका इंटरनल एनर्जी आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ा है तो हीट होगा ही, उल्टा प्रोसेस। अगर यहां पर हम हीट कर रहे थे, यहां पर अगर आग लगा रहे थे, ठीक है ना, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा था, तो नहीं बोल सकते कि इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा है तो इसका मतलब हीट तो होगा ही यहां पर, ठीक है ना, यहां पर अपने आप हीट होगा, अपने आप टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। आगे हम बताएंगे टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर क्या होता है, ऐसे बेसिक आपको तो पता ही है। तो इस बात को आपको समझना है कि जैसे ही हम एक्सीडेंट हुआ इस सारा का एनर्जी बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ गया, ये काइनेटिक एनर्जी चला गया इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आप पढ़ चुके हैं कि जैसे ही मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ता है, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए, ये पूरा हीट भी होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ गर्म होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़े हैं कि जैसे ही गर्म करते हैं तो एनर्जी बढ़ता है, तो एनर्जी आया है, ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ है, मतलब ये हीट होगा, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। तो इतना बात अगर आपको समझ में आ गया कि हीट का, ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये भी बात बोलेंगे कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो बोला जाता है ये सही नहीं है बोलना, ठीक है ना, ये गलत है बोलना कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा हम बोल देते हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, बताएंगे आपको, ठीक है ना, धीरे धीरे आप लेक्चर को सुनिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब फिर खुद बोलिएगा कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलना सही नहीं है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं सुनिए मेरा बात को ध्यान से, जैसे अगर मान लेते हैं कि कभी आप पढ़े होंगे वर्क के बारे में, अब आप बोलिएगा वर्क क्यों बताने लगे, हम 2 मिनट वर्क का बात करेंगे ताकि हम समझा पाए हीट को ज्यादा क्लियर, ठीक है ना। अगर वर्क आप पढ़े हैं तो आप यहां पर हीट ना थोड़ा ज्यादा क्लियर आप समझ पाइएगा। अब देखिए वर्क के बारे में क्या हम बताते थे आपको, वर्क के बारे में क्या सिखाते थे, ठीक है ना, वर्क होता क्या है, तो बेसिकली वर्क के बारे में समझते थे कि इट इज ए मेथड, ये एक तरीका होता है, इट इज अ मेथड
टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है ना। ये एक मेथड होता है, ठीक है ना। क्या चीज का मेथड होता है? एनर्जी ट्रांसफर करने का, एक बॉडी से दूसरा बॉडी का में। जब हम आपको वर्क पढ़ाते थे ना, तो उस समय इस बात को हम बताए होंगे कि वर्क का मतलब क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि जब भी हम किसी मतलब जब भी वर्क होता है दुनिया में, ठीक है ना, जब भी वर्क होता है तो आप गौर से देखिएगा, एक वर्क हम जैसे कोई भी वर्क हम कर दिए तो आप ध्यान से देखिएगा तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एक ऑब्जेक्ट में एनर्जी आया होगा और किसी दूसरा ऑब्जेक्ट में एनर्जी घटा होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को यहां से उठाकर हम कुछ हाइट तक ले गए, तो इसको उठाकर कुछ हाइट तक ले गए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम वर्क किए, ठीक है ना, हम इस मार्कर पे वर्क किए। वर्क का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, इस पर कुछ फोर्स लगना चाहिए। तो यहां से उठाएं, यहां ले गए, हम कुछ वर्क किए, तो क्या हुआ? इसका एनर्जी बढ़ गया। आप लोग पढ़ते हैं mgh एनर्जी इसमें बढ़ गया है, ठीक है ना। इस मार्कर के पास पहले से ज्यादा एनर्जी है। पहले एनर्जी क्या था हमको नहीं पता, लेकिन अब गारंटी है कि इसके पास mgh एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना। मतलब इसके पास नहीं, सिस्टम के पास, इसके और अर्थ के पास mgh एनर्जी ज्यादा है। इस मार्कर और पूरे अर्थ के पास mgh एनर्जी ज्यादा है, तो इसके पास mgh एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना। इस मार्कर के पास mgh एनर्जी ज्यादा है। तो mgh एनर्जी कहां से आया? कहां से आया mgh एनर्जी? ठीक है ना, mgh एनर्जी हमसे आया है, ठीक है ना। मेरा mgh एनर्जी घटा है और इसमें mgh एनर्जी आया है, ठीक है ना, क्योंकि हमने वर्क किया इस पर, ठीक है ना। इस पर हम वर्क किए तो इसका एनर्जी बढ़ गया। जिस भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, जिस भी ऑब्जेक्ट पे वर्क होगा उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, और जो वर्क करता है उसका एनर्जी घट जाता है। जैसे हमने काम किया, हमने वर्क किया तो मेरा एनर्जी घटेगा। मार्कर पे वर्क हुआ है तो मार्कर का एनर्जी बढ़ेगा। जैसे हम एक कार को धक्का दे रहे हैं तो मेरा एनर्जी घटेगा। कार को धक्का दे रहे हैं, वर्क कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम वर्क कर रहे हैं, हम कार को धक्का दे रहे हैं तो मेरा एनर्जी घटेगा। कार पे वर्क हो रहा है, ठीक है ना, तो कार का एनर्जी बढ़ेगा। जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क होता है उसका एनर्जी बढ़ता है, जो वर्क करता है उसका एनर्जी घटता है। ये बात को एकदम हम डिटेल में कभी आपको वर्क के समय हम समझाए होंगे, ठीक है ना, कि जिस पे वर्क होगा उसका एनर्जी इंक्रीज करेगा, जिस पे वर्क होगा, और जिसके द्वारा वर्क होगा उसका एनर्जी घटेगा। ऑन और बाई, दो बात आपको बताए थे कि दो बात आप समझिए, ऑन और एक समझना है बाई, ठीक है ना। ऑन मतलब जिस पे वर्क होगा उसका एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। जिसके द्वारा वर्क होता है उसका एनर्जी घटता है। हम एग्जांपल दिए थे कि अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि 1 घंटा के लिए इस दुनिया में वर्क होना ही बंद हो जाए, तो जिस ऑब्जेक्ट के पास जितना एनर्जी है उतना ही एनर्जी रहेगा 1 घंटा के लिए। जैसे अगर मान लेते हैं मार्कर के पास अगर 20 जूल एनर्जी है तो 20 ही जूल रहेगा, इसका एनर्जी चेंज नहीं होने वाला। एनर्जी चेंज करना है तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो हम वर्क के बारे में समझाए थे क्या, कि वर्क एक तरीका होता है, ठीक है ना। वर्क इट इज अ मेथड, ठीक है ना, इट इज अ मेथड, ठीक है ना, एनर्जी ट्रांसफर करने का, यही है वर्क। एक बॉडी का एनर्जी दूसरे बॉडी में डालना है तो हमको वर्क करना पड़ता है, लेकिन बिना वर्क किए भी हम लोग एनर्जी को डाल सकते हैं। एक बॉडी का एनर्जी दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं बिना वर्क का भी, ठीक है ना। ये तो पहला मेथड है, ये एक मेथड है कि अगर एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो हमको वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो हमको वर्क करना पड़ेगा। दूसरा तरीका कि अगर आपको एनर्जी मतलब एक ऑब्जेक्ट का एनर्जी दूसरा ऑब्जेक्ट में हमको ले जाना है तो बिना वर्क का भी हम ले जा सकते हैं, बिना वर्क का भी हम ले जा सकते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम लोग हीट। हीट के द्वारा भी हम एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। हीट के द्वारा भी एनर्जी का क्या करेंगे? हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। जैसे इस बात को हम समझते हैं, इस बात को हम समझते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि एक ये टेम्परेचर इसका कितना 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मान लो 70 लिख लो, 70 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है? 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कितना 30 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये जो हम बोले हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए, हम बोले हैं कि ये ज्यादा हॉट है, ठीक है ना,
ये कम हॉट है, ठीक है ना, ये ज़्यादा हॉट है, ये कम हॉट है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है। ज़्यादा गर्म है इसका क्या मतलब है, इसका मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इसका मॉलिक्यूल्स ठीक है ना, इसका भी कुछ मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है ना, इसका ही मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है ना। अब सुनिए, ये ज्यादा गर्म है, इसका क्या मतलब है, अगर हम बोलें कि ये ज्यादा गर्म है, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट है, इसका मतलब है ना कि इसके मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगा, ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा, ज्यादा तेजी मूव करेगा, इसके पास एनर्जी ज्यादा आ चुका है, इसके पास कम एनर्जी है। यही समझना है टेम्परेचर का मतलब ना, अगर कोई बोलेगा ज्यादा टेम्परेचर है, आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अगर बोल रहे इसका टेम्परेचर कम है, अच्छा इसका मतलब इसके पास एनर्जी कम है, इसके पास ज्यादा टेम्परेचर है, इसका मतलब कि इसके मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी है, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब बात आपको मालूम होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि हम बोलते हैं कि मेरे पास, ठीक है ना, एक और ऑब्जेक्ट है और इसका जब टेम्परेचर को मेजर किए तो आया 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, किसके मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगा, आप बताइए किसके मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगा, ठीक है ना, इसके मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसके पास ज्यादा एनर्जी होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, फिर उससे कम इसके पास होगा, सबसे कम एनर्जी इसके पास होगा। अब सबके पास अलग अलग एनर्जी है, अब हमको एनर्जी को थोड़ा सा ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, थोड़ा सा एनर्जी को क्या करना, हमको ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसके पास बहुत कम एनर्जी है, ठीक है ना, हम चाह रहे हैं कि इसका एनर्जी थोड़ा इसमें चला जाए, इसका एनर्जी थोड़ा इसमें चला जाए, हम क्या करेंगे, हमको वर्क नहीं कराना है, ठीक है ना, हमको वर्क नहीं कराना है, बिना वर्क काम को करना है। हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और एक ये ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर है, ठीक है ना, जिसका टेम्परेचर कितना 90 डिग्री सेल्सियस, हम कांटेक्ट में ला देंगे, दोनों को टच करा देंगे बस, ठीक है ना, 30 डिग्री और 90 डिग्री वाला को क्या करेंगे, हम आपस में टच करा देंगे। फिर क्या होगा आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे घटते चला जाएगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, मतलब हीट का ट्रांसफर होने लगा, ठीक है ना, हीट का ट्रांसफर होने लगा। अब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तब ये ट्रांसफर रुकेगा, इसका टेम्परेचर ही 45 होगा, इसका टेम्परेचर ही 45 होगा। लेकिन अब थोड़ा अंदर का बात को समझिए, होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि इसके पास, ठीक है ना, इसके पास इसका मॉलिक्यूल्स है, इसका मॉलिक्यूल्स है, आपस में टकराएगा, ठीक है ना, जैसे ही ये क्लोज आया तो आपस में टकराएगा, इसके पास ज्यादा एनर्जी है, इसके पास ज्यादा एनर्जी एकदम, इसके पास उतना एनर्जी नहीं है, तो ये जब वाइब्रेट करेगा ना, ये टक्कर इसको जब मारेगा तो इसका एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगा, इसका एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगा और इसका एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, इसका एनर्जी बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएगा, ये मॉलिक्यूल्स इससे टकराएगा, ये मॉलिक्यूल्स टकराएगा, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराता है, ठीक है ना, जिसके कारण इसका एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगा और इस वाला मॉलिक्यूल्स का, मतलब इस ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल्स का एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते चल जाएगा। तो इसका एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते चल जाएगा, इसका एनर्जी धीरे धीरे घटते चला जाएगा, ठीक है। तो जब एनर्जी घटा तो टेम्परेचर भी घटेगा। अगर हम बोलते हैं कि इसका एनर्जी धीरे धीरे इसमें जा रहा है, इसका एनर्जी धीरे धीरे इसमें जा रहा है, तो मतलब बोलेंगे अब तो समझने वाला बात है कि जब एनर्जी इसका घट रहा है तो टेम्परेचर धीरे धीरे घटवे करेगा, सीधा सा बात है। तो हम कहेंगे एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना, इसका एनर्जी इसमें जा रहा है अब। लेकिन हम लोग तो पढ़ते थे कि वर्क कराना पड़ता है, तो सिर्फ वर्क का नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वर्क ही एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्क ही एक तरीका होता है एनर्जी को ट्रांसफर कराने का, ठीक है ना, वर्क ही सिर्फ एक ये नहीं है, तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो आपको आप ये बात अगर हम आपको बताएं हीट के बारे में कि हीट क्या है, हीट को डिफाइन करें तो हीट को क्या डिफाइन करेंगे कि हीट एक तरीका होता है, हीट एक तरीका होता है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। क्या होता है, हीट एक तरीका होता है, लेकिन देखिए इसमें ये नॉन मैकेनिकल तरीका होता है, नॉन मैकेनिकल तरीका, इसमें कुछ वर्क नहीं होता है, ठीक है ना, ये एक नॉन मैकेनिकल तरीका होता है। इट इज ए, ठीक है ना, नॉन मैकेनिकल मेथड
टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी फ्रॉम अनदर बॉडी। अनदर है फ्रॉम अनदर बॉडी। तो हीट के बारे में को समझना, हीट क्या बोलेंगे हम। तो हीट जैसे वर्क क्या था, वर्क एक मैकेनिकल मेथड था। जैसे वर्क को डिफाइन करना था तो वर्क के बारे में लिखेंगे वर्क इज अ मैकेनिकल मेथड या मैकेनिकल वे, इट इज अ मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसमें क्या लिखेंगे, इट इज अ नॉन मैकेनिकल मेथड। वो मैकेनिकल मेथड, उसमें कुछ मैकेनिकल वर्क होता है, इसमें कुछ मैकेनिकल वर्क नहीं होता है, ठीक है ना। तो हीट के बारे में क्या बोलेंगे, हीट इज अ नॉन मैकेनिकल वे, ठीक है ना। हीट इज अ नॉन मैकेनिकल वे, इस बात को याद रखना है। हीट इज अ नॉन मैकेनिकल मेथड, हीट एक नॉन मैकेनिकल तरीका है। हीट एक नॉन मैकेनिकल तरीका है क्या चीज का, एनर्जी ट्रांसफर करने का। एक बॉडी का एनर्जी दूसरे बॉडी में, एक बॉडी का एनर्जी दूसरे बॉडी में हम डाल सकते हैं हीट के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं आपको हीट समझ में आ गया होगा कि हीट क्या होता है, ठीक है ना। आपको हीट समझ में आया होगा हीट क्या होता है। अब देखिए, अब थोड़ा और समझिए, 2-3 मिनट आपको और समझना है, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं। देखिए, अगर हम बोलें आपको ये देखिए, एक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स तो होते ही ऑब्जेक्ट के अंदर। चलिए, ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर है मॉलिक्यूल्स। अब देखिए क्या होगा, अब जब हम हीट मतलब इसको ऐसे आग लगाएं, ठीक है ना, आग लगाएं। अभी हम क्या समझा रहे हैं पहले तो बता देते हैं। हम ये समझा रहे हैं ना, हम ये समझा रहे हैं कि हीट को जो आप बोलते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये नहीं बोलना है आपको। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको नहीं बोलना है, ठीक है ना। ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है ना। हीट जो हम बोलते हैं ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा आपको नहीं बोलना है। देखिए समझिए, अब देखिए क्या होगा। ये मान लेते ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ये मान लेते आग है, ठीक है ना। जैसे जैसे इसको हीट करेंगे, जैसे जैसे इसको हीट करेंगे, ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ेगा। जैसे ही हम हीट करेंगे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मान लेते हैं कि हीट किए, इसका एनर्जी बढ़ गया है, ठीक है ना, इसका एनर्जी बढ़ गया, तो क्या बोलेंगे, ये हीट है। क्या बोलेंगे, ये हीट है। अब सोचिए क्या बोलेंगे, ये हीट है। इसके पास एनर्जी बढ़ चुका है, पहले से कुछ एनर्जी था लेकिन अब ज्यादा एनर्जी है क्योंकि हम हीट किए हैं। तो इसका एनर्जी सबका एनर्जी बढ़ गया, तो क्या इसको बोलेंगे कि ये जो एनर्जी, इसको हीट बोलेंगे। आप लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग हीट नहीं बोलते हैं। ये तो अपना इंटरनल एनर्जी है, इस मॉलिक्यूल्स का एनर्जी है। इस मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स। इसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स, नॉट हीट। ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसको हीट बोलेंगे कि इसके पास हीट है, इसके पास हीट है, इसके पास हीट है, इसके पास हीट है। हीट के कारण यहां पर हीट हुआ है, जिसके कारण इसका एनर्जी बढ़ा है, पर इस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी है।
अच्छा सोचिए, तो क्या आग जो है, तो आग का जो एनर्जी है, मान लेते इसके पास में एनर्जी है, आग है तो यहां पर भी मोलिक्यूल्स होगा, ठीक है ना। तो क्या ये जो मोलिक्यूल्स है, इस एनर्जी को क्या हीट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे हीट। ये तो आग का जो मोलिक्यूल्स है इसका अपना एनर्जी है, यहां पर भी मोलिक्यूल्स का एनर्जी है, यहां पर भी मोलिक्यूल्स का एनर्जी है। हीट क्या हुआ? तो हीट क्या होगा, जैसे हीट हुआ तो बस ये एनर्जी जा रहा है इसके पास, ठीक है ना, एनर्जी जा रहा है। तो हीट क्या एक तरीका होता है एनर्जी को ट्रांसफर करने का, हीट एक तरीका होता है एनर्जी को ट्रांसफर करने का, ठीक है ना, एनर्जी का ट्रांसफर करने का तरीका है। जो एनर्जी जा रहा है ना, बस वो है कि वो तरीका हुआ है हीट, ठीक है ना, वो एनर्जी इसके पास जा रहा है, वो एनर्जी इसके पास जा रहा है, इस मॉलिक्यूल्स का एनर्जी इस मॉलिक्यूल्स में चला गया हीट के द्वारा, ठीक है ना, इसका जो मॉलिक्यूल्स का एनर्जी इसके पास चला गया, हीट दिए चला गया एनर्जी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हीट को एनर्जी बोलना है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं कि ट्रांसफर कराता है एनर्जी को, ठीक है, या ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ट्रांसफर होता है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं बोलना डायरेक्टली। तो इस प्रकार से हीट को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, मतलब ट्रांजिएंट मतलब ट्रांसफर। इस प्रकार से हम लोग हीट को डिफाइन करते हैं और समझते हैं कि हीट क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हीट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग समझते हैं टेम्परेचर, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं टेम्परेचर, उसके बाद टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर का मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में? टेम्परेचर। समझिए टेम्परेचर क्या होता है, यहां पे समझा देते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर होता है ना, ठीक है ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर। कोई चीज कितना ज्यादा हीट है ना, कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा हॉट है उसको बताएगा टेम्परेचर, या कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है उसके बारे में बताएगा टेम्परेचर। डिग्री बताता है कितना ज्यादा गर्म है, कितना ज्यादा ठंडा है। जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान लेते कि हम गए घूमने कोई शहर में, वहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा था, हम घूम कर आए और सबको बता रहे थे कि हम तो एक शहर में गए थे, वहाँ पे मान लेते हम गए थे माने शिमला, और हम बोले शिमला में बहुत ठंड था। एक लड़का जिसको हम मैंने कहानी बता रहे थे, वो लड़का बोला कि हम भी गए थे घूमने के लिए और वहाँ भी बहुत ठंडा था। हम बोल रहे हैं कि हम जहाँ गए थे वहाँ ज़्यादा ठंडा है, और वो लड़का बोल रहा है कि जहाँ हम गए थे वहाँ ज़्यादा ठंडा है। और हमको कुछ मालूम, मतलब मापने का, मेजर करने का कुछ तरीका नहीं मालूम था मान लेते उस समय। तो मान लेते कि हम बोल रहे हैं कि हम जिस जगह पर गए वहाँ पर ज़्यादा ठंडा है, वो लड़का बोल रहा है कि हम जिस जगह पर गए थे ना वहाँ पर ज़्यादा ठंडा है। अब हम कैसे मैंने हम बोले, मतलब कैसे इस बात को हम जाने कि कहाँ पर कितना ठंडा है, कहाँ पर कितना ठंडा है, कैसे हम जाने? तो जैसे अगर मान लेते कि मेरे पास रहता मेजर करने का, तो हम मतलब बता सकते थे कि अगर मेजर कर सकते थे कि अच्छा हम अगर शिमला में गए थे ना तो वहाँ पे टेम्परेचर 13 है। अगर वो मान लेते जो भी जगह गया तो अगर मान लेते उसका टेम्परेचर मान लेते 14 है, तो उससे पता लग जाएगा ना कि अच्छा उसका 14 है, उसका 13 है, कम है, माने मेरा जगह ज़्यादा ठंडा है और उसका जगह उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। किसी जगह का टेम्परेचर 10 है, किसी जगह का टेम्परेचर 5 है, किसी जगह का टेम्परेचर 6 है, किसी जगह का टेम्परेचर 8 है। तो हम ना तब ना हम पता कर पाते कि अच्छा उस जगह का टेम्परेचर 10 है, उस जगह का टेम्परेचर 8 है, मैंने अच्छा वो ज़्यादा गर्म जगह है, वो ज़्यादा ठंडा जगह। अगर हमको टेम्परेचर हो ही नहीं तो हम सिर्फ ये बताएंगे कि गर्म और ठंडा, कितना गर्म कितना ठंडा कैसे बता पाएंगे हम लोग? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ठंडा गर्म तो रिलेटिव टर्म भी है, ठंडा गर्म तो रिलेटिव टर्म है, हीट एंड कोल्ड तो रिलेटिव टर्म है। ऐसा नहीं मतलब जैसे अगर मान लेते कि हम
किसी चीज को मान लेते हैं कि जैसे गर्मी के दिन है, ठीक है ना, एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। तो गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में क्या होता है कि जैसे गर्मी का मौसम है और मान लेते हैं कि गर्मी का मौसम में मतलब ठंडा पानी, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल पानी मान लेते हैं कि मतलब जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है मान लेते हैं 30 डिग्री, ऐसा हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। मान लेते हैं गर्मी के दिन में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 30 डिग्री, अब मेरे पास एक पानी है उसका टेम्परेचर 15 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे, पानी ठंडा है। पानी क्या है, ठंडा है। लेकिन 15 डिग्री टेम्परेचर को ही हम गर्म भी तो बता पाएंगे, 15 डिग्री टेम्परेचर को हम गर्म भी बता पाएंगे। ठंडा में हम चल जाए उसका टेम्परेचर 15 डिग्री है, जो पानी मेरे पास उसका टेम्परेचर 15 डिग्री है, वो टेम्परेचर बदला नहीं है उसका पानी का टेम्परेचर। और ठंडा के दिन जब आया एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हम नीचे गिर गया, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 5 डिग्री, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 5 डिग्री है और जो मेरा पानी है उसका टेम्परेचर 15 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे पानी गर्म है। तो 15 डिग्री को ही हम कभी हम गर्म बता रहे हैं, 15 डिग्री को ही कभी हम ठंडा बता रहे हैं, तो रिलेटिव हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आप एग्जांपल हम समझाएं आपको कि जैसे एक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री है, अभी गर्मी के दिन है 30 डिग्री है मान लेते हैं, तो मेरे पास पानी है, पानी का जो टेम्परेचर 15 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे, पानी तो ठंडा है। हम पानी को छुएंगे तो हमको ठंडा लगेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर गर्म है, वायुमंडल गर्म है, तो हम कहेंगे अच्छा वायुमंडल का 30 है ना, इसका तो 15 है, तो छुएंगे तो हमको क्या लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ठंडा है। लेकिन वही 15 डिग्री हमको गर्म लगेगा कब, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो जाएगा 5 डिग्री। एटमॉस्फेयर एकदम हो गया ठंडा, माने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 5 डिग्री हो गया, अब जब पानी को छुएंगे तो लगेगा अच्छा ये तो पानी गर्म हो गया, वही पानी जो ठंडा था तो गर्म हो गया पानी, लेकिन रियल में उसका टेम्परेचर 15 है। तो इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि रिलेटिव है। तो अभी हम लोग बात किए टेम्परेचर के बारे में, ठीक है ना, टेम्परेचर के बारे में बात किए कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है, ठीक है ना। टेम्परेचर क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस बताता है या कोल्डनेस बताता है। अगर मान लेते हैं टेम्परेचर के बारे में बोलें तो ऐसे सुनिए टेम्परेचर के बारे में, ठीक है ना, कि रियल में टेम्परेचर में क्या बोलना है ना, टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स, एवरेज एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है ना, एनर्जी, ठीक है ना। टेम्परेचर को आप दो बात बोल सकते हैं, सबसे पहला कि टेम्परेचर को ये बोलते ही हैं कि टेम्परेचर क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस टेम्परेचर बोल सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज टेम्परेचर, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स का एवरेज एनर्जी को हम टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे हम बताए थे अभी कि अगर मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर था 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, और इसका टेम्परेचर कितना है, मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो 70 डिग्री सेल्सियस है माने ज्यादा टेम्परेचर है, माने ये जो मोलिक्यूल्स है के पास ज्यादा एनर्जी होगा, ठीक है ना, ज्यादा एनर्जी होगा, यहां पर कम एनर्जी होगा, ठीक है ना। तो एनर्जी को बताता है टेम्परेचर, मोलिक्यूल्स का एनर्जी को बताता है। टेम्परेचर ज्यादा तो मोलिक्यूल्स का एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कम तो मोलिक्यूल्स का एनर्जी कम हो जाता है। इस प्रकार से हीट और टेम्परेचर को आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। हीट अलग चीज है, टेम्परेचर अलग चीज है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, स्केल्स के बारे में, ठीक है, इसको आप नोट करें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पे। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करते हैं। जनरली आप 3 स्केल्स के बारे में सुने होंगे। सबसे पहला सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल के बारे में सुने होंगे। फिर आप सुने होंगे फ़ारेनहाइट के बारे में, फ़ारेनहाइट स्केल। इसके बाद आप सुने होंगे केल्विन स्केल, इसके बाद आप सुने होंगे केल्विन स्केल, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं है कि स्केल 3 ही होता है, बहुत सारा स्केल होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको जो अभी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना, या नीट में जो क्वेश्चन पूछेगा या जेई में जो क्वेश्चन पूछेगा,
ठीक है ना। तो यही स्केल पे पूछेगा कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल, ऐसा नहीं है जो आपका क्वेश्चन रहेगा इसी स्केल पर रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारा डिफरेंट स्केल आपके पास आएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप खुद का भी स्केल बना सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम बोले कि ठीक है ना, मेरा खुद का एक अलग स्केल है, ठीक है ना। हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे, हमको टेम्परेचर को मेजर तो करना है, पर हम सेल्सियस में मेजर नहीं करेंगे, फ़ारेनहाइट में मेजर नहीं करेंगे, केल्विन में मेजर नहीं करेंगे, हम खुद का स्केल बनाएंगे, ठीक है ना। एसपी स्केल मान लेते हैं बनाएं, ठीक है ना। तो हम ये भी आपको बता सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर है तो एसपी स्केल में कितना होगा। बाकी एसपी स्केल के बारे में आपको कुछ कुछ मालूम होना चाहिए कि इसका आइस पॉइंट क्या है, स्टीम पॉइंट क्या है। तो हम बहुत कोई भी ढंग का चीज़ रहेगा आपको डील करने के लिए सिखाएंगे, ठीक है ना। आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ देखना है अभी 3 स्केल के बारे में, फिर आपको कोई भी स्केल आएगा आप हैंडल कर लीजिएगा। सबसे पहला कि अगर कुछ कुछ बात आपको समझना पड़ेगा, कुछ रेफरेंस लेना होता है हम लोगों को, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम एक ले लेते हैं आइस पॉइंट, पहले तो लेते हैं आइस पॉइंट। आइस पॉइंट मतलब कि जिस टेम्परेचर पर आइस क्या होगा, जमना शुरू कर, मतलब वाटर जमना शुरू करेगा, वाटर कन्वर्ट होगा आइस में। फिर एक होगा स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पर वाटर जो है ना वो कन्वर्ट होगा गैसियस स्टेट में, मतलब वेपर बन जाएगा। तो सेल्सियस में क्या होगा, अगर मान लेते हैं सेल्सियस स्केल है तो सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस होता है आइस पॉइंट, ठीक है। स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, आइस पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यह आइस पॉइंट है। स्टीम पॉइंट क्या होगा, स्टीम पॉइंट होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर होता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में क्या होता है, केल्विन स्केल में, ठीक है ना, आइस पॉइंट जो होगा कितना होगा 273 केल्विन आइस पॉइंट, और स्टीम पॉइंट क्या होगा 373 केल्विन। ऐसे 273 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, 15 होता है कुछ, 273.15 केल्विन, पर छोड़िए रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए सीधा सा बात है कि ये आइस पॉइंट, सबका आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट मालूम होना चाहिए। कोई भी स्केल आप लीजिएगा तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट मालूम होना चाहिए। सेल्सियस का आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट, ठीक है ना, और स्टीम पॉइंट, फिर केल्विन का आइस पॉइंट और ये हो गया स्टीम पॉइंट। अब क्या करना है आपको, अब देखिए आपको मालूम है कितना यूनिट है, 0 से लेके 100 यूनिट है इसमें, ठीक है ना। कितना यूनिट है 100, ठीक है ना, 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। इसमें कितना यूनिट है, यहां पर भी 100, सॉरी यहां पर तो 180 यूनिट होगा। 212 में से 32 घटाइए तो कितना आ जाएगा 180 यूनिट, 180 यूनिट्स। यहां पर देखिए 373 में से 273 घटाइए तो हो जाएगा 100 यूनिट्स। चलिए अब अगर मान लेते हैं कि हमको कोई बोल दिया, ठीक है ना, हमको कोई बोल दिया कि सेल्सियस स्केल में रीडिंग मान लेते C है, सेल्सियस स्केल में रीडिंग C है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में रीडिंग बताना है आपको, क्या करिएगा आप, या फ़ारेनहाइट स्केल में रीडिंग आपको मालूम है, केल्विन स्केल में आपको बताना है, आप क्या करिएगा, या केल्विन स्केल में आपको मालूम है रीडिंग, आपको कन्वर्ट कर देना है सेल्सियस स्केल में, आप क्या करिएगा, क्या करिएगा, ठीक है ना, सोचिए। अब देखिए सीधा सा बात है कि कुछ बच्चा को तो याद रहता है फॉर्मूला, ठीक है ना, कुछ बच्चा का फॉर्मूला याद होता है, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तो हम बताते हैं कि फॉर्मूला कहां से आएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला ये होता है C/5 इक्वल टू F - 32, ठीक है ना, और बटा
कितना होगा 9, ये 9 है 9, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, बहुत सारा बच्चा आपको याद होगा। तो अगर सेल्सियस में अगर हमको मालूम है तो फ़ारेनहाइट में आप निकाल सकते हैं, या फ़ारेनहाइट में रीडिंग मालूम है तो सेल्सियस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा कि कुछ बच्चा को ये याद रहता है, दूसरा कि कुछ बच्चा को ये याद रहता है, सेल्सियस से केल्विन तो करना आसान है, ठीक है ना। अगर सेल्सियस में मालूम है और केल्विन में पूछ रहा है, ठीक है ना, तो क्या करेगा, केल्विन में करने के लिए क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे डिग्री सेल्सियस में, हो जाएगा केल्विन में, आसान है। लेकिन इस बात को तो हम डिटेल में बताते हैं कि अगर आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तो क्या करिएगा। या मान लेते हैं कि आपको ठीक है ये दोनों का फार्मूला आपको पता है, लेकिन कोई न्यू स्केल आएगा तो, अगर मान लेते हैं कि जैसे हम अभी बोल रहे थे एसपी स्केल, ठीक है ना, कोई न्यू स्केल रहेगा, क्वेश्चन में भी ऐसा रहेगा कोई न्यू स्केल, तो अगर उस समय जब कोई न्यू स्केल रहेगा तो फिर फंस जाइएगा आप, ये दो फार्मूला थोड़ी आपको काम देगा, ठीक है ना। तो उस चीज को समझते हैं हम लोग क्या करना होगा। इसको मिटा रहे हैं फिलहाल के लिए। और इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा हम साइड में थोड़ा सा इसको ऐसे घसका देते हैं ताकि जगह मिल जाएगा फिर लिखने का। केल्विन स्केल को हम लिख रहे हैं यहां पे, ठीक है ना। केल्विन में 273 केल्विन और 373 केल्विन 100 यूनिट्स होता है, ठीक है ना। ये केल्विन स्केल है इधर। अब देखिए इतना जगह मेरे पास है। अब देखिए क्या करेंगे अब हम, ठीक है ना, क्या करेंगे अब हम, देखिए अगर मान लेते हैं कि यहां पे मान लेते हैं रीडिंग हमको मालूम है C, सेल्सियस का रीडिंग हमको मालूम है, फ़ारेनहाइट का रीडिंग हमको निकालना है, मान लेते हैं F होगा, फ़ारेनहाइट का रीडिंग क्या होगा, मान लेते हैं F होगा। क्या करेंगे, रीडिंग लिखिए, सेल्सियस का रीडिंग C, सेल्सियस का रीडिंग C माइनस आइस पॉइंट, आइस पॉइंट कितना होगा 0 डिग्री, माइनस आइस पॉइंट बटा क्या होगा स्टीम पॉइंट, ठीक है ना, और माइनस आइस पॉइंट। स्टीम पॉइंट कितना है 100 माइनस आइस पॉइंट कितना है 0, ये करिए, ठीक है ना, इक्वल टू कर दीजिए फ़ारेनहाइट के साथ, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट में देखिए, फ़ारेनहाइट का हमको रीडिंग निकालना है तो F माने हैं तो F लिख देंगे, ठीक है ना। F माइनस आइस पॉइंट, वही तरीका है, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट बटा स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ठीक है। तो रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट कितना होगा 32, ठीक है ना, 32 बटा, ठीक है, फिर स्टीम पॉइंट और माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट 212 माइनस आइस पॉइंट 32, सही है। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये इक्वल होता है। अगर मान लेते हैं कि इसका रीडिंग मान लेते हैं कि आपको मालूम है K है मालूम इसका रीडिंग, तो आप लिख सकते हैं इसका रीडिंग K माइनस, फिर इसका देखिए आइस पॉइंट कितना है 273 बटा स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट 273 माइनस, सॉरी 373 में से 273 गया तो लिख दीजिए ना, डायरेक्ट 100 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, C में से 0 गया C, 100 में से 0 गया 100 इक्वल टू F माइनस 32 बटा 212 में से 32 गया 180, 0 0 कैंसिल, ठीक है ना, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो C बटा 5 इक्वल टू F माइनस 32 और बटा 9। यही फार्मूला लिखे थे ना आपके बोर्ड पर, स्टार्टिंग में यही फार्मूला लिखे थे।
c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। पर याद रखना होगा फॉर्मूला आया कहां से। किसी भी स्केल का आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट मालूम होना चाहिए। किसी भी स्केल का आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो किसी भी स्केल का, ठीक है ना, किसी भी स्केल से किसी भी स्केल में अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, ठीक है ना, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट बटा स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू, फिर से वही करना है, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट बटा स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये इक्वल करेंगे और वहां से आप कर सकते हैं। अब जैसे, ठीक है ना, ये दोनों को करिए, f माइनस 32, 212 में से 32 गया 180 इक्वल टू k माइनस 273 और बटा क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। फिर आप अपना कर सकते हैं ये, ठीक है ना, ये 9 कर सकते हैं, ये 5 कर सकते हैं, ठीक है ना, आप निकाल सकते हैं, ऐसे हम याद वाद रखते नहीं हैं, ठीक है ना। आप एक फार्मूला टाइप का याद रखने का रख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कोई ज़रूरत नहीं आपको करने का, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं, आपको अगर मन कर गया तो, ठीक है। देखिए c/100 इक्वल टू k माइनस 273 और बटा 100, 100 से 100 कैंसल, ठीक है ना। तो क्या आया, k इक्वल टू आया c और प्लस 273, यही तो लिखे थे ना हम, एक ये भी तो लिखे थे हम फार्मूला, ये भी लिखे थे बोर्ड पर, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी है, ठीक है ना, ये बहुत इजी है अभी, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन भी काफ़ी आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। इसको आप करें नोट, इसको करें आप नोट, ठीक है। चलिए इधर मिटाते हैं पहले। देखिए एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, कि किसी भी स्केल का, कोई भी स्केल है आपके पास, ठीक है ना, फॉर एनी स्केल, किसी भी स्केल का बात कर रहे हैं हम, किसी भी स्केल का बात कर रहे हैं हम, कोई भी स्केल का जो रीडिंग होगा ना, उसमें से आइस पॉइंट को घटा देंगे बटा स्टीम पॉइंट, ठीक है ना, और माइनस कर देंगे आइस पॉइंट, ठीक है ना। ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। कोई भी स्केल, किसी भी स्केल का रीडिंग माइनस आइस पॉइंट बटा स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ठीक है ना, वो हमेशा सेम ही आता है किसी भी स्केल का। इसलिए किसी भी स्केल को, किसी भी स्केल में अगर बदलना है, किसी भी स्केल को, जैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से केल्विन या किसी को किसी से करना है, तो यही करेंगे। एक स्केल का रीडिंग माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू, मतलब रीडिंग माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू नहीं, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू कर देंगे उस स्केल का, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखिए क्या कर रहा है आपको थोड़ा, जैसे अगर हम कहते हैं, देखिए एक चीज आप एक क्वेश्चन टाइप का समझिए, और थ्योरी भी चल रहा है समझिए, क्वेश्चन भी चल रहा है समझिए। मान लेते हैं मेरे पास सेल्सियस स्केल है। कौन सा स्केल है, सेल्सियस स्केल, ठीक है। सेल्सियस स्केल का आइस पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस।
स्टीम पॉइंट कितना होगा, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेरे पास एक और स्केल है, उसका नाम है एसपी स्केल। हम कहें कि हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे पर अपना खुद का स्केल एक बनाएंगे। ठीक है ना, सब साइंटिस्ट अपना अपना अलग बनाए थे। जैसे सेल्सियस क्या एक नाम है, ठीक है ना, सेल्सियस बोले कि मेरे स्केल में, ठीक है ना, आइस पॉइंट 0 होगा, स्टीम पॉइंट 100 होगा, मानने का कुछ भी मान सकते थे। अगर सेल्सियस बोलते कि आइस पॉइंट 0 नहीं लेकर कुछ और लेते तो कुछ और भी ले सकते थे। ठीक है ना, ऐसे हम क्या बोले कि एक अलग स्केल बना रहे हैं, एसपी स्केल, और इसमें जो आइस पॉइंट हम लेंगे, आइस पॉइंट, ठीक है ना, वो हम मान लेते हैं, आइस पॉइंट हम लेंगे मान लेते हैं 50, ठीक है ना, 50 डिग्री, ठीक है ना, या 50 लिख देते हैं, 50 लिख देते हैं। स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट, ठीक है ना, हम लेना चाहते हैं कितना, स्टीम पॉइंट मान लेना चाहते हैं हम 200, ये हो गया स्टीम पॉइंट। अब अगर मान लेते हैं कि सेल्सियस में अगर कोई टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सेल्सियस स्केल से मेजर किए, ठीक है ना, टेम्परेचर को मेजर किए सेल्सियस स्केल से, तो 20 डिग्री आया, तो एसपी स्केल में क्या आएगा, ये 20 डिग्री टेम्परेचर एसपी स्केल से अगर मेजर करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्सियस स्केल, ठीक है ना, सेल्सियस स्केल का रीडिंग कितना है मालूम है, 20। सेल्सियस स्केल का रीडिंग कितना है, 20 माइनस आइस पॉइंट 0, ठीक है। फिर स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, तो 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 इक्वल टू, फिर एसपी स्केल, ठीक है ना, एसपी स्केल का रीडिंग हमको निकालना है, मान लेते हैं एसपी स्केल का रीडिंग है एस, तो एस निकालना है, एस फाइंड करेंगे, माइनस आइस पॉइंट कितना है 50 बटा स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, मतलब 200 माइनस क्या कर देंगे 50, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 20 बटा 100 इक्वल टू एस माइनस 50 और बटा 200 में से 50 गया कितना, 150, 150 उधर गया, 20 गुना 150 बटा 100 इक्वल टू एस माइनस 50। इसको सॉल्व करें, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 30 इक्वल टू एस माइनस 50, तो एस इक्वल टू कितना हो गया 80, ठीक है ना। तो एसपी स्केल में 80 आ गया टेम्परेचर, ठीक है ना, सेल्सियस स्केल में 20 डिग्री, तो एसपी स्केल में क्या हो गया 80। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। हम अभी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, इस प्रोसेस को आपको याद रहना चाहिए, फार्मूला और मूला से कुछ होने वाला ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ताकि आप फिर कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। चलिए इसको नोट करें, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, ठीक है, हर क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, और इसके बाद अगर नहीं बना गलती से क्वेश्चन तो फिर देखना सॉल्यूशन, अगर बन गया तो ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को ट्राई करें, आपका बारी है क्वेश्चन को ट्राई करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट एक थर्मोमीटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वही आइस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आइस पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑन अ थर्मोमीटर इज मार्क्ड एज 20 डिग्री। एक थर्मोमीटर का आइस पॉइंट दिया हुआ है 20 डिग्री, एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब वही स्टीम पॉइंट, ठीक है ना, स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री, ए टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। तो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को वो थर्मोमीटर कितना मेजर करेगा। एक ऐसा थर्मोमीटर जिसका आइस पॉइंट ये है, स्टीम पॉइंट ये है, तो वो थर्मोमीटर 60 डिग्री सेल्सियस को क्या बताएगा, टेम्परेचर कितना मेजर करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको जब आइस पॉइंट दे दिया ना, स्टीम पॉइंट दे दिया ना, तो क्वेश्चन फिर समझिए खत्म हो गया, ठीक है ना। कौन स्केल है, नया स्केल, उससे क्या मतलब है हमको। देखिए क्या है तरीका, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट 20
बटा स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, मतलब स्टीम पॉइंट 150 और आइस पॉइंट कितना है 20 है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू सेल्सियस है ना, सेल्सियस का रीडिंग कितना है, सेल्सियस का रीडिंग कितना है 60, और सेल्सियस के बारे में आपको मालूम ही है, सेल्सियस स्केल के बारे में, सेल्सियस का आइस पॉइंट 0, स्टीम पॉइंट 100 माइनस आइस पॉइंट, R माइनस 20 बटा 150 में से 20 गया तो 130 इक्वल टू 60 और बटा 100, 0 0 कैंसिल और यहां पर 0 0 कैंसिल, तो R माइनस 20 इक्वल टू कितना 13 गुना 6 कितना हो जाएगा, 13 छक, 13 छक कितना हो जाएगा, लगता है गलत कर रहे हैं क्या, मे भी हम गलत कर रहे हैं, शायद आ पाएगा, 13 गुना 6 78, हाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो R इक्वल टू 78 प्लस 20, तो R इक्वल टू 98, ऑप्शन में भी है R इक्वल टू 98, डिग्री है तो डिग्री लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो मेन आपको बस ये देखना है, ठीक है ना, ये आपको करने आना चाहिए, ठीक है ना, ये आना चाहिए आपको, बाकी तो कैलकुलेशन है, ये आना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन है। चलिए इसको नोट करें और करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं बने तो देखना है। कहता है एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वलाइज, ठीक है ना, कितना टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इक्वलाइज होता है। तो सीधा सा बात है, फिर वही काम करना है आपको, सेल्सियस, ठीक है ना, को C लिखिए माइनस सेल्सियस का आइस पॉइंट 0 बटा 100 माइनस 0 इक्वल टू फ़ारेनहाइट मतलब F माइनस और आइस पॉइंट 32 और स्टीम पॉइंट कितना 212 माइनस 32। करना क्या आपको, रीडिंग को इक्वलाइज करना है, किस टेम्परेचर पर, ठीक है ना, वही कह रहा है ना क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर डज द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वलाइज। तो C और F इक्वल होना चाहिए, तो x मान लेंगे, ठीक है ना, x मान लेंगे, C माइनस 0 तो C होगा, तो x मान लिए बटा 100 माइनस 0 100, यहाँ पर भी x मान लेंगे, x माइनस 32 बटा 212 में से 32 गया 180, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात अब है नहीं, ठीक है। इसको कर देंगे इधर तो हो जाएगा कितना 9x इक्वल टू, इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा कितना 5x और माइनस 32 गुना 5 कितना होता है 160 होता है, तो ये आ जाएगा फिर इधर, ठीक है ना, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 160, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 40 डिग्री, ठीक है ना, ये आंसर है, माइनस 40 डिग्री पर ऐसा होगा, ठीक है ना, कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इक्वल रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर माइनस 40 आया ना, एक सेकेंड, ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, ऑप्शन देने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, कोई बड़ा बात नहीं है, ऑप्शन गलत लिखा गया है, आप सुधार लीजिए। ये सब पहले वाला क्वेश्चन का ही ऑप्शन दे दिए हैं, पहला वाला छोड़कर, नहीं पूरे लगता देवा गया था, माइनस 40 दे दीजिए, ठीक है ना, और भी कुछ भी ऑप्शन दे दीजिए बाकी, ठीक है ना, कुछ भी दे दीजिए, क्योंकि ये है करेक्ट मेरा, सही है। चलिए तो माइनस 40 डिग्री आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है ना, क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन को ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। चलिए कहता है एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर रीडिंग इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू डबल ऑफ रीडिंग इन सेल्सियस, 2x है या 2 भी लिख सकते हैं,
ठीक है ना, 2 का मतलब है डबल, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट का रीडिंग जो है डबल आना चाहिए सेल्सियस के रीडिंग से, ठीक है ना। रीडिंग इन सेल्सियस का डबल आना चाहिए फ़ारेनहाइट। तो फिर वही बात है, क्या करेंगे, C-0 बटा, अब तो याद हो गया होगा, 100 माइनस 0 इक्वल टू F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32, सही है। और F क्या होगा, डबल होगा, ठीक है ना। रीडिंग इन F क्या होगा, डबल होगा ना रीडिंग इन C के। C का रीडिंग को हम C रहने देते हैं, सेल्सियस स्केल का रीडिंग को C रहने देते हैं, तो F के जगह पर 2C लिखना होगा। तो C बटा 100 इक्वल टू F के जगह पर 2C माइनस 32 और बटा 212 में से 32 गया, कितना हो जाएगा 180। बाकी सॉल्व करिए, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9C इक्वल टू ये हो जाएगा 10C माइनस 32 बचे कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, लगता है अभी किए तो थे, लगता है 160 होगा। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको थोड़ा 9C है इधर 10C है, तो माइनस C इक्वल टू माइनस 160, तो C इक्वल टू 160, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, 160 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है, सेल्सियस का 160, तो फ़ारेनहाइट का क्या होगा, इसका डबल कर दीजिए, 320 इक्वल होगा 160 और 320, ठीक है ना, क्या होगा, इक्वल होगा। तो C का मान निकल गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्राई करें इस क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन बन जाएगा, आप ट्राई तो करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, 100% क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, लिखा हुआ है 2 थर्मोमीटर X एंड Y, ठीक है। 2 थर्मोमीटर है, एक X थर्मोमीटर है, एक Y थर्मोमीटर है। 2 थर्मोमीटर X एंड Y हैव आइस पॉइंट मार्क्ड एज 15 डिग्री। X का आइस पॉइंट क्या है, 15 डिग्री, और Y का, ठीक है ना, Y का आइस पॉइंट क्या है, आइस पॉइंट क्या है, कितना है, 25 डिग्री, ठीक है। यहां तक तो क्वेश्चन पढ़ दिए। एंड स्टीम पॉइंट दोनों का दिया हुआ है, ठीक है ना, दोनों का स्टीम पॉइंट भी दिया हुआ है। X का स्टीम पॉइंट कितना है, 75 डिग्री, एंड 125 डिग्री है Y का। स्टीम पॉइंट कितना है, 125 डिग्री। वेन थर्मोमीटर X मेजर, वेन थर्मोमीटर X थर्मोमीटर क्या करता है, मेजर करता है, मापता है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मापता है, और कितना लिखता है, 60 डिग्री। रीडिंग दिया हुआ है X का रीडिंग कितना है, 60 डिग्री। तो बताना है व्हाट वुड थर्मोमीटर बाई रीड, थर्मोमीटर कितना रीड करेगा, थर्मोमीटर बाई कितना रीड करेगा। थर्मोमीटर X 60 डिग्री टेम्परेचर को मेजर किया है, तो उसी ऑब्जेक्ट को जब थर्मोमीटर बाई मेजर करेगा, मतलब उसी ऑब्जेक्ट को जब मेजर किया जाएगा थर्मोमीटर बाई से, तो कितना टेम्परेचर आएगा, यही है क्वेश्चन। व्हाट वुड द थर्मोमीटर बाई रीड व्हेन इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, देखिए लिखा हुआ है, उसी ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट को मेजर करना है बाई से। कितना इजी सवाल है, कितना इजी सवाल है, तुरंत बनना चाहिए आपको। रीडिंग, चलिए माइनस X का बात करें, X का रीडिंग माइनस आइस पॉइंट 15 बटा स्टीम पॉइंट 75 माइनस आइस पॉइंट फिर 15 इक्वल टू इसका रीडिंग मान लेते हैं बाई है, बाई तो निकालना है, इसका रीडिंग ही तो निकालना है, इसका रीडिंग बाई है, माइनस आइस पॉइंट 25 बटा स्टीम पॉइंट 125 माइनस 25। अब तो हमको नहीं लगता है कि हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना ही आपको लिखना था। कैलकुलेशन करिए,
आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। कैलकुलेशन करना, आंसर निकाल देना है, ऑप्शन भी है आपके पास। 60 में से 15 गया 45, ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 22 माइनस 25 बटा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे 45 गुना 100 और बटा हो जाएगा 60 इक्वल टू 22 माइनस 25, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म होगा, ये होगा 3 और ये होगा 5, तो ये होगा 15, 15 पचे 75, 75 इक्वल टू 22 माइनस 25, तो 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। देखिए ऑप्शन में, ठीक है ना, 100 डिग्री, 100 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन होता है, अलग अलग स्केल था दोनों, ठीक है ना, एक एक्स स्केल था और एक वाई स्केल था, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक न्यू क्वेश्चन करिए। सबसे पहले आपको ट्राई करना है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए फॉल्टी थर्मोमीटर, फॉल्टी थर्मोमीटर मतलब कि खराब हो चुका है थर्मोमीटर, ठीक है ना। ए फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स 5C एट फ्रीजिंग पॉइंट। हालांकि सेल्सियस स्केल अगर होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन ये 5C मेजर कर रहा है, डिग्री हालांकि नहीं लिखा हुआ है, 5C लिखा हुआ है। एंड 95C एट बॉइलिंग पॉइंट, 95C एट बॉइलिंग पॉइंट, आपको मालूम बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 95C लिख रहा है क्योंकि थर्मोमीटर बिगड़ चुका है। लेकिन देखिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि थर्मोमीटर मतलब खराब हो चुका है, आपको एक अलग थर्मामीटर आपको मान लेना, एक अलग स्केल आपको मान लेना। ये एक अलग स्केल दिया हुआ है, सीधा सीधा ये एक अलग स्केल दिया हुआ है, कहानी खत्म, इतना ही कहानी था। तो न्यू स्केल का तो आपको सिस्टम मालूम ही है, एक न्यू स्केल इसको मेजर मान लेना है, एक न्यू थर्मोमीटर मान लेना है, ठीक है ना। एक न्यू थर्मोमीटर जिसका आइस पॉइंट मालूम है 5C, ठीक है ना, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब स्टीम पॉइंट, ठीक है ना, स्टीम पॉइंट क्या होगा 95C। तो फाइंड एक्चुअल टेम्परेचर, ठीक है ना, एक्चुअल टेम्परेचर व्हेन इट रीड्स 23C। तो इसका रीडिंग भी मालूम है 23C। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, ये मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, एक थर्मोमीटर है जो खराब है, तो उस खराब थर्मोमीटर का आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट मालूम है और खराब थर्मोमीटर का रीडिंग मालूम है 23C। तो उसका एक्चुअल अगर थर्मोमीटर सही होता, अगर थर्मोमीटर क्या होता सही होता, तो बताना है फाइंड एक्चुअल टेम्परेचर व्हेन इट रीड्स। ये खराब थर्मोमीटर मेजर किया है 23C, तो अगर थर्मोमीटर खराब नहीं होता तो एक्चुअल टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो देखिए सीधा बात है, ये सेल्सियस ही है, ठीक है ना, सेल्सियस वाला थर्मोमीटर है और ये खराब हो चुका है, तो सीधा बात है, एकदम इजी है क्वेश्चन। रीडिंग हमको मालूम है 23 माइनस आइस पॉइंट मालूम है 5 बटा स्टीम पॉइंट मालूम है 95 माइनस आइस पॉइंट मालूम है 5, ठीक है। ये फॉल्टी थर्मोमीटर हो गया, फॉल्टी थर्मोमीटर का रीडिंग में घटा दिए आइस पॉइंट बटा स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, एक अलग थर्मोमीटर हम मान लिए, एक अलग स्केल मान लिए। अब ठीक है ना, अब सेल्सियस स्केल का बात करते हैं, क्योंकि सेल्सियस है ना, तो एक्चुअल में जो सेल्सियस स्केल होता है उसमें क्या होगा, तो उसका रीडिंग C होगा माइनस 0 और 100 माइनस 0। एक्चुअल में तो ये होता है, तो बाकी कुछ है नहीं, अब घटा उठा लेना है आपको। 23 में से 5 गया तो कितना होगा 18, और यहां पर क्या हो जाएगा 90, C और बटा 100। सॉल्व करिए, आंसर लाइए, ठीक है ना। तो 0 0 कैंसिल और ये हो गया, तो ये C इक्वल टू हो गया 20, ठीक है ना। C इक्वल टू क्या आया 20, बिल्कुल सही है, C इक्वल टू 20, ठीक है ना। तो 20C, ठीक है ना, 20C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब फॉल्टी थर्मोमीटर 23C मेजर कर रहा था तो एक्चुअल में टेम्परेचर 20C होगा। अब C की जगह पर इसको X भी मान सकते थे,
क्योंकि c इक्वल टू 20 अच्छा नहीं लग रहा है तो x मान लीजिए, x मान लीजिए, x मान लीजिए सब जगह। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम आपके लिए, इसको बना लेना है और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, बनाइए क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको डील कर लेना है, हैंडल कर लेना है। कहता है ग्राफ ए बी सोन इन फिगर, ग्राफ ए बी, अच्छा ये ए है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना भूल गए हम, ए है बी है, ठीक है। ग्राफ ए बी, ग्राफ ए बी सोन इन फिगर इज अ प्लॉट ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। देन स्लोप बताना है। आपको दिख रहा है ये डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, ठीक है ना, आपको स्लोप बताना है। इजी है क्वेश्चन। स्लोप के बारे में तो ऐसे भी आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है ना, कि स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। तो ये जो थीटा बना नहीं, जो एंगल बना ना, इसका tan थीटा निकाल दीजिए। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। अगर ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये देख लीजिए परपेंडिकुलर कितना है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक 100 है। बेस यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना है, 212 में से 32 गया तो 180, तो ये हो जाएगा 5/9, 5/9, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इजी है क्वेश्चन, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, ठीक है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं 5 मिनट का, ठीक है ना, नोट करें इसको। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। उसका नाम है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब 2 मिनट का है। और अगर नहीं भी पढ़िएगा तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, बट थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है ना, बहुत इजीली क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। देखिए सीधा सा बात है कि अगर हम सेल्सियस का बात करते हैं तो सेल्सियस का आइस पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री, और स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का बात करते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही हम जब केल्विन का बात करते हैं तो 273 केल्विन और यहाँ पर 373 केल्विन। चेंज का बात कर रहे हैं, जैसे देखिए सेल्सियस स्केल में जितना चेंज होगा ना और केल्विन स्केल का चेंज बराबर होता है, ठीक है ना। आप देखिए ना, यहां पर 100 यूनिट है, यहां पर 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स है, यहां पर भी 100 यूनिट्स है, पर यहां पर बीच में 180 यूनिट्स है। तो यहां पर 100 का चेंज तो यहां पर भी 100 का चेंज, तो चेंज इन, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं चेंज इन सेल्सियस स्केल इक्वल टू चेंज इन केल्विन स्केल। पर फ़ारेनहाइट में उतना चेंज नहीं होगा। इसमें अगर 1 यूनिट चेंज हुआ, एक मतलब मान लेते हैं कि 10 से 20 हुआ, मतलब 10 का चेंज है इसमें, तो इसमें भी 10 का चेंज होगा, ठीक है ना। इसमें अगर 10 का चेंज है, सेल्सियस स्केल में अगर 10 का चेंज आया है तो इसमें भी 10 का चेंज आया है। लेकिन इसमें 10 का चेंज आया है तो जरूरी नहीं कि इसमें भी 10 का चेंज आया होगा, जरूरी नहीं 100% है कि इसमें 10 का नहीं होगा। इसका चेंज और इसका चेंज बराबर होगा, पर इसका चेंज बराबर नहीं होता है। तो क्या होता है, बस इसको याद कर लेना है कि 5/9, ठीक है, डेल्टा एफ, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। इसका चेंज बराबर होगा, ठीक है ना, इसका चेंज बराबर होगा और ये इक्वल होगा 5/9 डेल्टा एफ के, 5/9 डेल्टा एफ के। तो बस एक छोटा सा चीज है, इसको पर एकदम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसको याद रखिएगा 5/9 डेल्टा एफ, डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा के इक्वल टू 5/9 डेल्टा एफ। अब इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बनाते क्वेश्चन को, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है,
डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस मतलब चेंज ही होता है, मतलब सेल्सियस स्केल में चेंज हमको पता है 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू डिफरेंस ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल का। देखिए ऑप्शन में फ़ारेनहाइट है ना, ऑप्शन में फ़ारेनहाइट है, तो अभी फार्मूला लिखा है डेल्टा सी इक्वल टू 5/9 डेल्टा एफ। डेल्टा सी मालूम है हमको 25 गुना क्या करिए 9 अब बटा 5 इक्वल टू डेल्टा एफ, 9 बचे 45 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डेल्टा एफ, और यही आंसर होगा, ठीक है ना। कहाँ है आंसर? हाँ बिल्कुल सही है, यही है होगा आंसर, डेल्टा एफ इक्वल टू 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चेंज वाला क्वेश्चन रहेगा, आप कर लेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं, और ये है लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो जाएगा चेंज का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस क्वेश्चन को करें, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सेंटीग्रेड एंड ए फ़ारेनहाइट स्केल, ए सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप को डुबाया जाता है एक बॉइलिंग वाटर, वाटर बॉइल्ड हो रहा था, क्या मतलब है? बॉइल्ड हो रहा था वाटर, मतलब सेल्सियस स्केल 100 डिग्री सेल्सियस मेजर करेगा उस समय, और फ़ारेनहाइट स्केल में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? द वाटर टेम्परेचर लोअर्ड, पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे घट रहा है, और फ़ारेनहाइट वाला जो थर्मोमीटर है वो बताया कि टेम्परेचर घटते घटते आ गया 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बताया कि 212 से कितना हो गया 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया टेम्परेचर। तो पूछ रहा है व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना गिरा है, फॉल मतलब गिरना, मतलब चेंज कितना हुआ है। व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाई द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर, तो सेंटीग्रेड थर्मोमीटर कितना का चेंज बताएगा। तो चेंज पूछ रहा है सेल्सियस में, तो होता है 5/9 और गुना डेल्टा एफ, 5/9 गुना चेंज 212 था और 140 हो गया, तो चेंज कितना हुआ? 212 था 140 हो गया, चेंज कितना हुआ? 212 माइनस 140 कितना होता है? कितना होता है शायद एक कितना 72, ठीक है। चलिए 5/9 गुना 72, तो 9 8 72 और 8 बचे 40, तो चेंज निकल गया, ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था चेंज वाला का। चेंज वाला में 2 क्वेश्चन हुआ आपका, ये ऑप्शन नंबर सी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे कि 100 डिग्री सेल्सियस है ना, अगर ऐसे समझ में आ गया तो यही आसान है, ठीक है ना, यही आसान है आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर सकते थे कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इतना है, तो सेल्सियस में टेम्परेचर आप निकाल सकते थे, वो जो तरीका था उससे निकाल सकते थे कि यहाँ पे टेम्परेचर निकाल लेंगे कि जब फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर 140 रहेगा तो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर कितना होगा, मान लीजिए 80, और फिर ये निकल जाएगा तो घटा देंगे 100 माइनस सी, वो चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगला जो मेरा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।